तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आपके हिसाब से जब भी वीडियो देख रहे होगे, आपके हिसाब से जो होगा ले लो। तो आज हमने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं ये चैप्टर के, पहला पार्ट एंड सेकंड पार्ट वो चैनल्स पे आ चुकी है। आप उन्हें अगर इस लेक्चर को स्टार्ट करो तो इससे पहले वो लेक्चर देख लो, आपके लिए अच्छा होगा। और बाकी हम ये आगे चैप्टर ये कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसको हम आगे चलाते हैं। तो पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ रखा था वो हम देख लेते हैं। ये जान रखा था कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जान रखा है हम कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, चैप्टर क्यों ज़रूरत है, क्यों ही पढ़ना है हमें, इसके बारे में हमें पता चल चुका था। अब ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया था कि दैनिक जीवन में क्या इसका इम्पोर्टेंस है ये भी देख लिया था। और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हमने देख लिया था कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम पहचानेंगे कैसे, ये सारी चीज देख ली थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि मैग्नीशियम विघटन को जब दलाते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में हमने जान लिया था। उसके बारे में हमने ये जान लिया था कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हमने जाना था। और उसके बाद हमने जाना था चलिए, तो उसके बाद हमने जाना था रासायनिक समीकरण। उसके बाद हमने जाना था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, संतुलित समीकरण क्या होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद ही ये चीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो हमने स्टार्ट कर रखा था, जैसे कि हमने ये बता रखा था उससे पहले कि रासायनिक समीकरण होते क्या हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा रिकैप कराऊंगा रासायनिक समीकरण के बारे में कि क्या होते हैं। तो रासायनिक समीकरण ऐसा चीज होता है, जैसे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया में ना, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया, मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि देख लीजिए, थोड़ा सा और अभी बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व, जैसे कि जो भी अभिकारक हैं इस साइड वाले, ये क्या है, ये दोनों अभिकारक हैं। उसके बाद ये उत्पाद है, तो दोनों साइड उत्पाद तत्व क्या है, तत्वों को क्या कहते हैं, तत्व किन्हें कहते हैं पता है आप। तो तत्वों की संख्या सेम होनी चाहिए, तत्वों की संख्या सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तत्वों की संख्या सेम होनी चाहिए। किसमें, किसी भी एक संतुलित रासायनिक समीकरण में, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान होनी चाहिए। तत्वों के अभिक्रिया, तत्वों की संख्या कहने का क्या मतलब, तत्वों की संख्या कहने का मतलब है कि परमाणु से परमाणुओं की संख्या, तत्वों की संख्या कहने का मतलब है कि परमाणु संख्या। देखिए, मैग्नीशियम एक तत्व है, पर इसका कितना परमाणु यूज हुआ है इस वाले समीकरण में, वो उसको उसकी संख्या, तत्वों की संख्या कहने का मतलब यहाँ पर ये। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आपको कोई भी पूछ लेता है कि क्या होता है, तो सीधा बोला, किसी भी एक रासायनिक समीकरण में अभिकारक, जैसे क्या कहते हैं उसे, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो हमारे तत्व हैं उनके परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। तो इस समीकरण को क्या कहते हैं, आप बताइए, क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, जान लिए हम संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब क्यों जरूरी है, क्या इससे क्या फायदे हैं, क्या फायदे, नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं है, फायदे क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या करता है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या करता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या करता है कि द्रव्यमान संतुलित रासायनिक समीकरण किस पे आधारित है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के
नियम पर ही आधारित है। जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है, पता है क्लास 9 में पढ़े होंगे आप लोग, नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूँ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु पहले रूप से दूसरे रूप में अगर परिवर्तित होती है तो ना तो कोई चीजों का सृजन हो सकता है, ना ही कोई चीज उत्सर्जन हो सकता है। कहने का मतलब ना ही कोई चीज ज्यादा घट सकती है, ना ही कोई ज्यादा बढ़ सकती है। यानी कि ना ही कुछ पहले 5 ग्राम था, अब बाद में फिर परिवर्तित हो तभी भी 5 ही ग्राम होगा, ना ही 6 ग्राम होने वाला है, ना ही 4 ग्राम होने वाला। समझ में आया, ये होता है। ठीक है, संतुलित। तो ये हमें क्या बताता है, अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो नहीं ये बताता है, पर ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो द्रव्यमान संरक्षण है संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या बताता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में देखिए क्या बताता है, आइए देखते हैं। जैसे कि संतुलित रासायनिक समीकरण में यह सिद्ध करता है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये सिद्ध करता है कि अभिक्रिया में जो भी हमारी अभिक्रिया हो रही है उसमें कुल द्रव्यमान, जो भी कुल द्रव्यमान मतलब कुल मास, हाँ जैसे कुल द्रव्यमान कहने का मतलब है कि कितना 5 किलो 10 किलो जो भी है, 5 ग्राम 6 ग्राम जो भी है, कुल द्रव्यमान ना तो बनता है, ना ही बनता है, ना ही नष्ट होता है। कहने का मतलब है कि इधर का जो द्रव्यमान होगा ना, क्या होगा द्रव्यमान, और इस साइड वाला का पूरा द्रव्यमान, दोनों ही द्रव्यमान क्या होंगे बराबर होंगे। क्या होंगे बराबर होंगे, दोनों के साइड के द्रव्यमान बराबर होंगे, द्रव्यमान बराबर होंगे। समझ में आया? तो इतना क्लियर है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या करता है, रासायनिक समीकरण में यह सिद्ध करता है कि दोनों और क्या होते हैं, दोनों और जो दोनों और है अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा ये। अब जैसे देखिए एक हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, आप कुछ चीजें समझानी है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कि थोड़ा सा चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि बैलेंसिंग करना, मतलब बैलेंसिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ, देखना सिखा रहा हूँ। बैलेंसिंग देखते कैसे कि चीजें बैलेंस है या नहीं है, हाँ कैसे देखते हैं ये बताता हूँ। बैलेंसिंग करना अभी नहीं सिखा रहा हूँ, आगे खेती में सिखाऊंगा, उसकी पूरी मैंने सब्जेक्ट सो रखा है, कब कैसे कहाँ सिखाना। अभी बस इतना सिखा रहा हूँ कि बैलेंसिंग देखते कैसे, कोई बैलेंस है या नहीं है, तो उसको जो देखेंगे वो कैसे पता चलेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो यहाँ दे रखा है H2, ये अणु है। H2 क्या है, अणु। हाँ, H क्या है, ये एक एटम, क्या है एटम मतलब कि परमाणु, लेकिन H2 जब एक या एक से अधिक परमाणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक है, ये H2 O2 से जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है H2O, H2O। अब इसको हम बैलेंसिंग कर रहा है, तो बैलेंसिंग करना है, तो देखिए बैलेंसिंग करना है तो अभी मैं बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा हूँ, बस देखना सिखा रहा हूँ कि बैलेंसिंग कैसे देखा जाता है, कि कोई रिएक्शन बैलेंस है तो कैसे पता चलेगा, नहीं है तो कैसे पता चलेगा, इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी जो है बैलेंसिंग मैं कर दिया करता हूँ। ठीक है, ठीक, थोड़ा सा स्लाइड में ले लेता हूँ। थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चीजें आप लोगों को विजुअलाइज भी करवानी है। हाँ, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, ये परमाणु है। अब देखिए H2 प्लस O2 बन जाएगा हमारा H2, क्या बन जाएगा H2O। अब इसमें बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पर दे देंगे ठीक है, यहाँ दे देंगे 2 और यहाँ दे देंगे 2। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया। अब बैलेंसिंग कैसे देखते, देखिए यहाँ पर कौन सा आइटम है, हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। इधर क्या है, हाइड्रोजन परमाणु, क्या है हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। अब बताइए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, देखिए एक तो ऐसे है और 2 यहाँ लगा हुआ है, यानी कि ये इसको 2 मल्टीप्लाई में, क्या है मल्टीप्लाई में, मतलब कि गुना में, क्या है ठीक है, क्या है गुना में, क्या है गुना में क्या है, आगे जो भी संख्या होती है या आगे जो भी संख्या है वो पूरे के पूरे जो भी तत्व होते हैं
उनमें गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। तो 2 यहाँ पर 1 है ना, किसी के आगे अगर कुछ ना लिखा हो तो 1 होता ही होता है मल्टीप्लाई। तो कितना है? ये 2। कितना है? ये 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर, अब हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन ये अणु है, ठीक है, हाइड्रोजन अणु है। तो देखिए ये जब यहाँ हाइड्रोजन अणु है, तो मैं एक चीज समझा देता हूँ कि देखिए अब यहाँ पर हाइड्रोजन एक अणु है, तो यहाँ H जोड़ के 2 है, 2 है ना, 1 और 2, इसमें आगे 2 रखा हुआ, तो ये पहले से 2 थे, अब ये 2 और आ गया, 2 पूरा ही एक ही में है, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएंगे ना हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है? 4 है। कितना है? 4 है, ठीक है। तो अब ये कैसे आया वो मैं बता दिया कि ये जब ये नीचे लिखना हो तो मतलब कि ये क्या बताता है? तत्वों की संख्या, मतलब कि परमाणुओं की संख्या बताता है कि हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और आगे 2 रखा हुआ है, यानी कि 2 गुना 2 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ ऑक्सीजन क्या है? 2 और 2। यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? इस अणु में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, और आगे 2 रखा हुआ है, ये पूरा मॉलिक्यूल 2 है, मतलब कि इस अणु में परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है। अब इस अणु, ये जो अणु है हमारे पास, ये कितना अणु है? 2 अणु है। तो 2 अणु है, तो पहले इसमें तो 2 अणु है ये। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करवा देता हूँ। अणु कितना है? 2 को है, ठीक। अब एक अणु में कितना हाइड्रोजन परमाणु है? तो हाइड्रोजन परमाणु भी 2 हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु कितनी है? 2। एक अणु में तो कितना है? 2 अणु ना, तो एक अणु में 2 है, तो 2 अणु में 4 होंगे, ठीक है। ये कितनी होगी? 4 हो जाएगी। तो आपको देखने आया 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। समझ में आया ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो ऐसे हम देखते हैं कि कोई भी चीज बैलेंस है या नहीं है। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से लिख के सब लाया हूँ। इसमें क्या है? दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, दोनों तरफ परमाणु, इधर हाइड्रोजन परमाणु 4 4, ऑक्सीजन परमाणु 2 2। हाँ, दोनों हाइड्रोजन समान क्या होती है? समान होती है, इसलिए कुल द्रव्यमान भी समान रहेगा। अगर क्या होगा ना, परमाणुओं की संख्या अगर दोनों तरफ समान है तो उनका द्रव्यमान भी समान होगा। अब मैं इसको थोड़ा, अभी तो आपको बस ये समझ में आया कि परमाणु है, दोनों तरफ परमाणु समान है, परमाणु संख्या समान है। अगर परमाणु संख्या समान है, अगर ये चीज अगर राइट हो जाता है, परमाणु संख्या अगर दोनों तरफ समान है, तो क्या होगा? द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा? ये भी समान हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लेके हम प्योर आपको विजुअलाइज करवाएंगे कि कैसे हुआ। अभी तो हमने परमाणु की संख्या से पता किया ना कि दोनों तरफ बराबर है, लेकिन मैं आपको पूरा विजुअलाइज करवाऊंगा, दिखाऊंगा कि कितना ग्राम मिलके बनाएंगे, इतना ग्राम कितना, ये मान लो 10 ग्राम 5 ग्राम मिलके 15 बनाते तो उधर भी 15 होगा। मैं मास से भी दिखाऊंगा, मतलब कि द्रव्यमान से भी बताऊंगा कि दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर है। अभी तो मैंने परमाणु संख्या से बताया, द्रव्यमान से भी बताऊंगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैं आगे थोड़ा सा इसके मतलब ये मिटा लेता हूँ, जो आपको नोट करना होगा तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा अब देखिए ना कि अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अब देखिए अब क्या है, एक सही मात्रक जानकारी, जैसे कि मान लीजिए आपने सब्जी बनाया होगा या फिर आपने रोटी बनाया होगा, ठीक है। रोटी में पानी डालें, मतलब कि आटा में जब पानी डालेंगे तो आटा में पानी मतलब कि एक लिमिट मात्रा भर ही डालना चाहिए। मात्रा भर ही पानी डालोगे ना, पूरा पानी बाल्टी भर जाएगा, पानी हो जाएगा, पूरा पानी हो जाएगा। लगेगा तो इधर से आटा इधर जा रहा है, इधर से आटा इधर पूरा हाथ में लग रहा है, हाँ ऐसे छुओगे तो पूरा मुंह में लग रहा है, ठीक है। तो आपने देखा एक मात्रा भर ही लगता है। यानी कि कोई भी एक चीज से, जैसे कि कोई भी एक चीज से दो चीज अगर मिलकर कुछ बनाते हैं तो इनका कुछ ना कुछ मात्रा लगता है। मात्रा, इनका कुछ मात्रा लगेगा तो एक नया चीज बन जाएगा। हाँ, कहने का मतलब है कि मान चलो कि ये इतना ही, ठीक, और ये इतना ही हो, ठीक, तो ये भी कितना बनेगा? ऐसा ही बनेगा, इतना ही बनेगा, पूरा तो बन नहीं पाएगा। हाँ,
कहने का मतलब ये है ना कि पूरा नहीं बन पाएगा, मतलब कि इसको अगर मैं ऐसे दिखा दूं तो ये इतना ही बना, हाँ इसको मैं दिखा दूं तो ये इतना ही था, इसको मैं दिखा दूं तो ये इतना ही था, मतलब ये भी थोड़ा सा, ये थोड़ा तो वो थोड़ा बनेगा। लेकिन हमें क्या करवाना, हमें इसको पूरा बनवाना है। तो इसका कितना मात्रा ले, मान लो ये 2 को लग रहा है, ये एक बनने में ये दो लग रहे हैं, ठीक, ये 1 लग रहा है, ये 2 और 1 मिलके तब ये बड़ा वाला 1 बन पा रहा है। तो इसको मात्रा जानने के लिए इसी को कहते हैं सही मात्रक जानकारी, कि कितना ग्राम में कितना ग्राम डाले कि कितना ग्राम ठीक हो जाए। मतलब कि 1 किलो आटा में मान लो कि हमको डालना है कितना 300 ग्राम पानी, तो एक पूरा अच्छा है, मतलब 1 किलो आटे में 300 ग्राम पानी डालेंगे तो हमारे आटे की लोई बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह हमें जानना है, इसी को कहते हैं सही मात्रक जानकारी, कि कितने ग्राम हाइड्रोजन ले, मतलब अगर हम ये यही रिएक्शन ले तो कितना ग्राम क्या ले, मतलब कि हाइड्रोजन ले और कितना ग्राम ऑक्सीजन ले कि इतना ग्राम हमारा ऑक्सीजन बनता है, तो ये बताना होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं जैसे कि इसमें हमें पता चलता है, इसमें क्या पता चलता है, कितनी मात्रा में अभिकारक प्रतिक्रिया करेगा और कितनी उत्पाद बनाएगा, मतलब कि कितना कितना मात्रा ले लेके एक अभिकारक प्रतिक्रिया करना है। अगर ये देखिए आधा आधा रहा ना तो हो सकता है कि आपकी अभिक्रिया हो ही ना, क्योंकि अगर कोई भी चीज संपूर्ण मात्रा में होगी तभी कोई चीज बना पाएगी, अगर आधा आधा मात्रा में तो होगी ही नहीं। ठीक है, जैसे कि आज आप मूवी डाउनलोड करते हो, मूवी डाउनलोड करते हो, वेब सीरीज डाउनलोड करते हो, जो भी देखते हो, हाँ, तो क्या होता है ना कि मान लो कि आपका कोई फाइल है 529 MB का है, ठीक, तो क्या आपके मोबाइल में 520 MB रहेगा तो डाउनलोड हो पाएगा क्या? हाँ, डाउनलोड हो पाएगा क्या? नहीं ना, नहीं ना हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो यही कहना है कि एक सफिशिएंट मतलब एक मात्रा में लेने पर तभी कोई चीज बन पाती है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताती है, सही मात्रा में क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब सही मात्रा जानकारी हमें ये बताती है कि अभिकारक कितना लें कि प्रतिक्रिया हो जाए और उत्पाद बन जाए। समझ में आया? तो रासायनिक अभिक्रिया में किसी उत्पाद बनेगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में किस पदार्थ की कितनी मात्रा में क्या क्या हो सकता है, ग्राम हो सकता है। हाँ, अब हमने ग्राम के बारे में तो हम जानते हैं, पर यहाँ तो कुछ मोल लिखा है। मोल क्या होता है भैया? हमने लीटर में नापा है पानी देख, हमने ग्राम में नापा है अपना खुद का वेट, आटा ले जाने जाते हैं, सूजी लाने जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये मोल क्या होता है? तो मोल क्या होता है तो ये क्लास 9th में पढ़ना था, मोल क्या होता है। तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा मोल क्या होता है। मोल क्या होता है मैं बताऊंगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में किस पदार्थ की कितनी मात्रा लगेगी, मतलब मात्रा में क्या हो सकता है, कितना ग्राम भी हो सकता है, मोल भी हो सकता है, मतलब कि उसको हम ग्राम में भी नाप सकते हैं और हमको उसको मोल में भी नाप सकते हैं। ग्राम में नाप मतलब कि मान लो कि कोई ग्राम में भी नाप लेंगे, केजी में भी नाप लेंगे, दोनों चीज दोनों यूनिट है मेरे पास। तो यहाँ पर क्या है केमिस्ट्री में, तो ग्राम में नापते हैं और मोल में नापते हैं, मोल भी एक यूनिट है। कितना उत्पाद बनेगा, इसी जानकारी को मात्रक जानकारी कहते हैं। अब पूछ लेगा मात्रक जानकारी, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किस पदार्थ की कितना मात्रा लगेगी और कितना मात्रा लगेगा, कितना मात्रा बनेगा, तो उसी को कहते हैं मात्रक जानकारी। अब जैसे कि मान लीजिए H2O मतलब H2 और O2 का हमें दे रखा है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि कितना ग्राम कैसे कैसे लगेगा, ये बताता हूँ। ये मैंने अभी क्या बताया, अभी हमने इसको देखा बैलेंसिंग परमाणुओं से, तो परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर है। अब हम देखेंगे मोल से और ग्राम से। ठीक है, मोल से भी देख लेंगे दोनों तरफ मोल बराबर। अब मोल से तो डालेंगे ई कितना मोल लेंगे। अब जैसे कि देखिए, ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ देख लीजिए। अब देखिए तो एक तरीका था कि चार परमाणु हाइड्रोजन के, इस साइड 2 परमाणु ऑक्सीजन के, इधर भी 4 परमाणु हाइड्रोजन के, 2 परमाणु ऑक्सीजन के। परमाणुओं से तो हम लोग देख लिया। अब देखते हैं कि जैसे कि H2O2 है ना, अब देखो इसको बताता हूँ कि देखिए आप ये जो बैलेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंसिंग कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ।
जो आपको कलर विजिबल भी हो वो भी कलर लेना होगा ना, नहीं तो फिर आपको विजिबल ही नहीं होगा। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि H2, ठीक, उसके बाद क्या है O2 बनाएगा क्या H2O, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा स्लाइड मतलब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। अब देखिए बैलेंसिंग में यहाँ पर 2, यहाँ 2। अब ये 2 क्या बना और यहाँ पर क्या है, 1 लिख सकते हैं, हाँ 1 लिख सकते हैं ना। तो मैं अब इसको कर देता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है ना, अब ये 2 1 2 क्या बताता है केमिस्ट्री में, जब ये हम बैलेंस करते हैं 2 1 2 क्या बोलता है, क्या बोलता है, पूछना चाहिए क्या बोलते हो 2 1। तो 2 1 क्या बोलता है उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। 2 के बारे में बोलता है कि 2 मोल, यहाँ पर है 2 मोल, हिंदी में लिखता हूँ, ठीक। क्या है बताता हूँ, 2 मोल क्या है, क्या है हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन अणु है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 मोल, इंग्लिश में लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन अणु। अब ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे हमारे पास, क्या बनेंगे 2 मोल, हिंदी में लिख देता हूँ H2O यौगिक बनेगा। समझ में आया। इस 2 1 का क्या मतलब होता है कि ये 2 मोल हाइड्रोजन अणु जब मिलेंगे 1 मोल ऑक्सीजन से तो बनाएंगे 2 मोल क्या यौगिक, जल का यौगिक। समझ में आया। इसका क्या मतलब होता है 2 मोल 1 मोल 2 मोल, समझ में आया। ये 2 1 2 का क्या मतलब होता है ये मैं बता रहा हूँ कि 2 मोल जब हाइड्रोजन मिलेगा तो बनेगा 2 मोल हाइड्रोजन अणु, 1 मोल ऑक्सीजन अणु मिलेंगे तो 2 मोल हाइड्रोजन मतलब कि जल के अणु बनेंगे। अब देखिए हम बताते हैं कि मोल से ना, मोल से किसी का अगर हमें द्रव्यमान में जाना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हम एग्जांपल दे देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे कि मान लो मीटर से सेंटीमीटर में जाते थे तो यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड बाई 100। तो जब मोल से द्रव्यमान में जाते हैं ना तो क्या करते हैं ना, तो द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बराबर मोल गुना द्रव्यमान इकाई। अब द्रव्यमान इकाई क्या होती है इसके बारे में बताते हैं। द्रव्यमान इकाई होती है जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान इकाई क्या होता है 1 इकाई, 1 यूनिट एटॉमिक यूनिट, द्रव्यमान इकाई, एक द्रव्यमान इकाई। अब देखिए जैसे कि आप मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम, क्या होता है इसका 23 द्रव्यमान इकाई होता है। इसी तरह जैसे कि अब क्या होगा, मोल निकालना है हमें, 2 मोल दे रखा है ना, तो 2 मोल से हमें क्या द्रव्यमान निकालना है, तो क्या होगा मोल गुना द्रव्यमान इकाई। तो क्या होगा कितना मोल है 2 मोल, तो 2 मोल को 2 मोल ही लिख देते हैं गुना द्रव्यमान इकाई। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान इकाई कितना होता है 1, हाइड्रोजन का द्रव्यमान इकाई 1 होता है। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे इसका निकालते हैं कि कितना ग्राम है, ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान इकाई कितना होता है 16U। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ हो गया 2 मोल हाइड्रोजन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन में H2O में क्या है 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ से क्या होगा 2U होगा और यहाँ से 16U होगा, तो ये हो जाएगा 18U। तो 2 × 18U
तो ये आ जाएगा ग्राम में, ये पूरा का पूरा आंसर आता है ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा 4 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम। अब देखिए ऑटोमेटिक 4 और 32 कितना होता है 36, यहाँ 36 ग्राम आएगा 36 ग्राम। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि 4 परमाणु हाइड्रोजन 4 परमाणु हाइड्रोजन बैलेंस थे, 2 परमाणु ऑक्सीजन 2 परमाणु ऑक्सीजन बैलेंस थे। अब ये 2 1 का क्या मतलब होता है, ये मोल होता है, इसका मतलब 2 मोल क्या है हाइड्रोजन के अणु, 1 मोल ऑक्सीजन के अणु और 2 मोल क्या है H2O मतलब जल के अणु, ठीक है, जल के यौगिक, ठीक है। अब देखिए इसको जब ग्राम में चेंज किए तो क्या हो गया 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं 36 ग्राम आपका जल। समझ में आया, कुछ ये था करके। तो यही है सही मात्रक जानकारी कि इतना 4। अब अगर ये 3 ग्राम ले लें प्लस ये ले ले 32 ग्राम तो रिएक्शन होगा ही रिएक्शन होगा ही नहीं। एक सफिशिएंट मात्रा में हमें चीजों को लेनी ही पड़ेगी तभी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो मैं इरेज कर लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को सब, ठीक है, ठीक है। क्या है कैसे है सब बता दिए क्या, तो इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैंने लिख भी दिया था, हाँ, ये 2 मोल हाइड्रोजन, अब 1 मोल ऑक्सीजन, हाँ, और 2 मोल क्या है पानी, बनाते हैं क्या 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन और मिलकर बनाते हैं यहाँ 36 ग्राम लिखा हुआ है, तो ये बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया सही मात्रक जानकारी। अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अब बैलेंसिंग का एक और महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि बैलेंसिंग जब कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है, जब भी बैलेंसिंग कर लेते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि यह अभिक्रिया जो भी यह अभिक्रिया है बता देता हूं आप लोगों को कि जो भी ये अभिक्रिया की सही प्रकृति और प्रक्रिया को स्पष्ट कर देता है, उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब कि उसका नेचर कैसा है, क्या करने वाली है, हाँ, और उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे हो रही है, इसके बारे में भी बता देती है, ठीक है। औद्योगिक उपयोग